कोरोना वायरस महामारी को आए हुए काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी लोगों में कन्फ्यूजन है कि क्या मिथ्स हैं, क्या रियलिटी है। सिम्टम्स को लेकर अगर क्लैरिटी आती है तो इम्यूनिटी को लेकर क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। अगर हाइजीन को लेकर क्लैरिटी आती है तो ये सवाल मन में आना शुरू हो जाता है कि अगर कोविड पॉजिटिव हो गए तो क्या हमारे बचने के चांसेस रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर हमें छोटी सी कोई बीमारी है तो क्या हम जिंदा बच पाएंगे कोविड होने के बाद या नहीं बच पाएंगे। सभी सवालों का जवाब देने के लिए और बात करने के लिए कि आखिर सच्चाई क्या है और क्या मिथ्स हैं, मेरे साथ हैं डॉक्टर संदीप डोगरा, एसोसिएट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी। डॉक्टर संदीप, वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर संदीप, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगी कि अभी के टाइम में जितने भी टेस्ट आप कंडक्ट कर रहे हैं या जितने भी पेशेंट्स आपके पास कोविड के आ रहे हैं, व्हाट आर द मेन सिम्टम्स। फ्लू लाइक सिम्टम्स तो सभी को मालूम है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि अगर उनका सेंस ऑफ स्मेल चले जाता है तो दे आर डेफिनेटली कोविड पॉजिटिव। ऐसा कुछ है और क्या कुछ अभी आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, शुरू से ही जो हमारे पास एविडेंस है उसके बेसिस पे 3 मेन सिम्टम्स जो हैं वो डिफाइंड हैं कोविड-19 डिजीज़ के लिए। वो है सबसे पहले फीवर, लो ग्रेड फीवर, ड्राई कफ और उसके साथ में खांसी, या सांस लेने की तकलीफ जो होती है। ये 3 चीज़ें जो होती हैं ये इसके मेन सिम्टम्स हैं। लेकिन जब मार्च के बाद जब से ये कोविड हुआ तो हमने देखा कि और भी सिम्टम्स हैं जो कि डिफरेंट कम्बिनेशंस में, डिफरेंट वेरिएशंस में देखे गए हैं इसमें। तो उसमें एक आप चीज़ आ रही है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी सारे लोगों में 50-60% केसेस में देखे गए हैं कि शुरुआती लक्षण जो होता है वो डायरिया या लूज मोशन से होता है। फिर बात करेंगे हम एनोस्मिया यानी कि लॉस ऑफ स्मेल या लॉस ऑफ टेस्ट या ऑल्ट्रेशन ऑफ टेस्ट या फिर बॉडी एक्स, मसल एक्स, या ये जो फेटिग हो गया, हेडेक हो गया। ये अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किसको क्या होगा। ये उस आदमी की अपनी एक जो भी उसकी इम्यूनिटी है या जो उसका कंपोजिशन है उसके हिसाब से अलग अलग लोगों को अलग अलग सिम्टम होते हैं, अलग अलग डिग्री के होते हैं। बिकॉज सिम्टम्स जो हैं वो बेसिकली एक एक्सप्रेशन है बीमारी का। तो हर आदमी इस बीमारी को अलग अलग तरीके से उसको रिएक्ट करता है। तो कईयों को कुछ सिम्टम्स होंगे, ज़्यादा होंगे, कम होंगे, ये डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस के ऊपर। क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी एक व्यक्ति को केवल एक सिम्टम शो हो रहा है कि जैसे सेंस ऑफ स्मेल जो है वो चला गया, लेकिन ना बुखार है, ना खांसी है, ना कोई और सिम्टम है? इज इट पॉसिबल कि एक सिम्टम के साथ भी ही कुड बी कोविड पॉजिटिव? बिल्कुल। देखिए, क्लासिकल पिक्चर बड़ी कम देखने को मिलती है। यूजुअली हमने देखा है कि किसी को बुखार से शुरू होगा या किसी को खांसी से शुरू होगा और ग्रेजुअली फिर बाकी सिम्टम्स भी उसमें एडअप होते हैं। तो क्लासिकल पिक्चर नहीं मिलती है। हर एक केस टू केस जो कंडीशन होती है वो अलग अलग होती है। साथ ही में बात करेंगे एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स की भी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि नियरली 70 to 80% ऐसे लोग भी कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं जिन्हें कोई सिम्टम शो नहीं हो रहे हैं। एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स क्या कोविड-19 ट्रांसमिट कर सकते हैं? क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, कोई खांसेगा, छींकेगा तो ये जो इन्फेक्शन है ये स्प्रेड होगा। जो शख्स एसिम्टोमेटिक है, ना वो खांस रहा है ना वो छींक रहा है, क्या वो भी कोविड जो है ट्रांसमिट कर सकता है? देखिए, किसी भी नई बीमारी में चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती हैं। कोविड-19 एक इवॉल्विंग पेंडेमिक है और हमारी जानकारी, हमारा नॉलेज जो है वक्त के साथ में इम्प्रूव हुआ है, बेटर हुआ है। तो जाहिर है कि शुरू के महीनों में कुछ डाउट्स थे, कुछ मिसकंसेप्शंस थे, बट अब जैसे जैसे कि रिसर्च हो रही है ये चीज़ बड़ी क्लियर है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा आपके जो भी दर्शक हैं कि एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन रियलिटी है। अब जो हमारे पास रिसर्च आ रही है उसमें 25 to 45% तक जो एसिम्प्टोमेटिक लोग जो हैं, जो इस वायरस से इन्फेक्ट होते हैं, वो उतना ही इन्फेक्ट कर सकते हैं जितना कि एक सिम्प्टोमेटिक आदमी इसको इन्फेक्ट या ट्रांसमिट कर सकता है। ये एक फैक्ट है। सो यही एक रीज़न है जहाँ पे हमें लगता है कि आवाम में इसका एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है। जो ऑब्वियसली ओवर्टली खांसी कर रहा है या जिसको बुखार है उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, पर जो नहीं भी इसको शायद शो करते हैं, इसके सिम्टम शो करते हैं, उनके लिए भी इसीलिए बार बार एडवाइजरी यही आती है कि मास्क पहनिए, मास्क पहनिए।
किसी भी तरह का मास्क पहनिए, बट मास्क पहनना जो है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है सोशल डिस्टेंसिंग के पहले। साथ ही में अगर हम बात करेंगे टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग किस प्रकार की होनी चाहिए? क्या एक नॉर्मल शख्स जिसे कोई भी सिम्टम नहीं है उसके लिए भी RT-PCR टेस्ट करना ज़रूरी है, या जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो करेंगे तो मालूम चल जाएगा कि वो कोविड पॉजिटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है? और दोनों टेस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, कोविड-19 की टेस्टिंग जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है वो डिफ़ाइन करती है, उसकी पॉलिसीज़, उसके SOPs, उसी जो भी उसकी इंडिकेशंस हैं, और जो टेस्ट हैं वो भी उन्होंने टेस्ट किए हैं, उनको स्टैंडर्डाइज किया है, उनको वैलिडेट किया है। तो इंडिया में जो पॉलिसी चल रही है ICMR की टेस्टिंग की, दैट इज़ बेसिकली कि जो सिम्टोमेटिक्स हैं, एक कंसर्न हॉस्पिटल में किसी भी जगह पे डॉक्टर जब एक असेस करता है किसी पेशेंट को कि हाँ इसको ये लक्षण है, या इसमें कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, या इसमें रिस्क है कोविड-19 होने का, उस असेसमेंट के बाद उसका टेस्ट जो है किसी भी जगह पे हो सकता है। अपनी मर्ज़ी से अभी ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर्स का उसमें रिकमेंडेशन होना ज़रूरी है, पहली बात तो ये है। उसके बाद में जो ट्रैवलर्स हैं उनमें एक इंडिकेशन है कि जब वो किसी स्टेट में एंटर करते हैं तो कई स्टेट्स ने ये अपनी पॉलिसी बनाई है कि उनको एंटर करने से पहले उनकी टेस्टिंग करते हैं वो लोग। और फिर उसके बाद में है कि जो हॉटस्पॉट्स या कंटेनमेंट एरियाज़ हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स देखे गए हैं, तो वहाँ भी एज ए पॉलिसी वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ के लोगों का रैंडम या सर्टिफाइड या ब्लैंकेट टेस्टिंग कर सकती है। ये 3 बेसिकली मेन मोड्स हैं। फिर हम बात करते हैं कौन सा टेस्ट। तो अभी तक हमारे पास जो सो कॉल्ड बेस्ट या गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो है दैट इज़ RT-PCR, रियल टाइम जो PCR होता है वो हम लोग उसको मांगते हैं। उसका भी ऐसा नहीं है कि वो फुल प्रूफ है, उसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। हर डायग्नोस्टिक टेस्ट की लिमिटेशंस होती हैं, कोई भी टेस्ट 100% कोई कहे कि ये ठीक होगा ऐसा नहीं होता, सबके लिमिटेशन होती हैं। दूसरा फिर हमारे पास एक टेस्ट है रैपिड एंटीजन टेस्ट, जो अभी 1-2 महीना पहले लॉन्च हुआ। रैट जो है वो उसका भी जो टेस्टिंग का जो क्राइटेरिया है वो भी डिफाइंड है कि हम किस किस में कर सकते हैं, सब में नहीं कर सकते, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, और उनके बेसिस पे ही हम उस टेस्ट को कुछ पर्टिकुलर पॉपुलेशन में करते हैं और उसके रिजल्ट को ध्यान से इंटरप्रेट करते हैं। तो क्या जम्मू में भी ये रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जम्मू में भी हो रहा है, प्लस हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, जो पेरिफेरल के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे भी अब ये रैपिड एंटीजन टेस्ट चल रहा है। मैं ये आपसे समझना चाहूँगी कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है या जो RT-PCR टेस्ट है, दोनों की रिपोर्ट्स कितने समय में आ जाती हैं? देखिए, रैपिड एज द नेम सेज इज़ रैपिड, सो उसका जो रिज़ल्ट होता है इट्स ए बेसिकली पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट, यानी कि यहाँ पे मरीज़ है वहीं पे इस टेस्ट को करना होता है, और इस पूरे टेस्ट को करने के में जो टाइम लगता है वो 30 मिनट के अंदर ये सारा टेस्ट आराम से किसी भी पेशेंट की बेड साइड पे हो जाता है, और आधे घंटे में इसकी रिपोर्ट, क्योंकि ये रैपिड कार्ड बेस्ड टेस्ट है तो आधे घंटे में इसकी रिपोर्ट आ जाती है। RT-PCR जो है वो एक रिसोर्स इंटेंसिव और फैसिलिटी इंटेंसिव टेस्ट है, उसके लिए मशीनरी, मैन पावर, बायोसेफ्टी ये सब चाहिए होती है। तो वो जो पूरा प्रोसेस है वो 8-10 घंटे उसको लगते हैं पूरा करने के लिए। तो हमारी कोशिश है कि जो हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स हैं, एडमिटेड हैं, जो यहीं पे हमारे पास होते हैं, उनका हम सेम डे दे देते हैं, और बाकी जो ट्रैवलर्स के हैं या दूसरे केसेस हैं उनका नेक्स्ट डे तक उनका रिपोर्ट जो है वो कोशिश करते हैं। वो कुछ केसेस में थोड़ा सा कभी कभी टेक्निकल डिले भी हो जाता है। साथ ही में जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है इसकी रिलायबिलिटी कितनी है? देखिए, रैपिड एंटीजन टेस्ट का यही लिमिटेशन है कि उसकी सेंसिटिविटी कम है। सेंसिटिविटी कम उसका जो है, उसमें आपके जो 50 to 60% केसेस जो हैं वो फॉल्स नेगेटिव आ सकते हैं उसके, और बट वो लिमिटेशन RT-PCR में भी है। RT-PCR भी 20 to 30% में रॉन्ग मतलब फॉल्स रिपोर्ट्स दे सकता है। हमें ये चीज़ें मालूम होती हैं, इसीलिए हमेशा इन रिपोर्ट्स को क्लिनिकली कोरिलेशन के साथ में हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक टेस्ट ने अगर कुछ बोल दिया तो वो एक लकीर है, उसको क्लिनिकल आदमी की प्रेजेंटेशन क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, और मे बी रिपीट टेस्टिंग के बाद में कन्फर्मेशन होती है इसकी, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ अ वायरल लोड, कि वायरल लोड जो है वो कितना है। कई बार वायरल लोड बड़ा कम होता है और वो टेस्ट की कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि आप जिस दिन उसको कर रहे हो तो वो उसको पिकअप कर पाए। सो वी हैव टू रिपीट इट आफ्टर सम टाइम सो दैट द वायरल लोड इज़ हाई। तो इसीलिए हर टेस्ट का अपना एक क्राइटेरिया होता है, लिमिटेशन होती है, उसके बेसिस पे ही हम फिर आगे अपना प्लान करते हैं और डायग्नोस करते हैं।
जैसे कि आपने वायरल लोड की बात की, सपोज कि एक व्यक्ति है, उसका कोई दोस्त जो है वो पॉजिटिव आ जाता है और उस दोस्त से वो उसी दिन मिला है, तो इस व्यक्ति को कितनी देर इंतजार करना चाहिए अपना टेस्ट करवाने से पहले? अगर वो टेस्ट करवाता है तो कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए और कितनी देर तक एहतियात बरतनी चाहिए ताकि अगर वो कोविड पॉजिटिव हो तो वो किसी और को इन्फेक्ट ना करे? देखिए, ये बहुत चीज़ आपने अच्छी पूछी है। मैं इसको एक बड़ा एक ल्यूसिड वे में बताना चाहूँगा। देखिए, अल्टीमेटली इस समय अगर आप बाहर जाएंगे तो सबसे बड़ा एप्रीहेंशन लोगों को है कि क्या मैं पॉजिटिव तो नहीं हूँ, है ना। अब हम ये ज़रूरी कहते हैं कि जितना हो सके घर पे रहो। अगर आपका काम घर बैठ के हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम, अगर कोई भी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है जो आपकी घर बैठे थोड़ी डेफर हो सकती है, उसको कीजिए। नॉन लेजर एक्टिविटीज़ के लिए बाहर जाने का टाइम अभी नहीं आया हुआ। इसके बावजूद अगर आपका काम ऐसा है कि आपको घर से बाहर निकलना है, आपकी जॉब है और आपको एक हाई रिस्क एरिया में जाना है, यहाँ पे आपको लोगों से मिलना है, तो डेफिनेटली क्या करना चाहिए? तो अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक है आपका मास्क, कोई बहस में नहीं पड़ेंगे कौन सा पहनना है। मास्क पहनिए, कपड़े का पहनना है, ये वाला जो मैंने पहना है ये वाला पहनिए। ट्रिपल लेयर जो आता है वो पहनिए, फैब्रिक का पहनिए, कपड़े का पहनिए, पर मास्क पहनिए। उसके बाद आता है सोशल डिस्टेंसिंग। अल्टीमेटली इसका एक ही तरीका है कैच करने का, इन्फेक्टेड आदमी से, चाहे वो सिम्टोमेटिक हो चाहे वो एसिम्टोमेटिक हो। तो हमें पता है, साइंस ने बता दिया हमें कि ये जो 6 फुट की दूरी है, पहले हम 1 मीटर बोलते थे, अब वो बढ़ के 2 मीटर हो गई हुई है। अब ये 6 फीट की दूरी जो है, ये एक नॉन फैक्ट है इस इन्फेक्शन को से बचने का। तो आपका पहला लेयर आ गया, आपका मास्क आ गया, दूसरा आ गया आपका सोशल डिस्टेंसिंग। तीसरा है कि डिपेंडिंग ऑन जो भी आप काम करते हैं, जितना भी आप लोगों से मिलते हो, जैसे भी आपका काम है, फ्रीक्वेंटली अगर आपके पास साबुन पानी है तो हाथ धोते रहिए, नहीं तो आप अपनी पॉकेट में एक सैनिटाइजर रखिए हुए। और अपना जो रिस्क ऑफ, अल्टीमेटली इट इज़ टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। आपकी मजबूरी है कि आपको घर से बाहर निकलना है, आपको काम करना है, तो आपका एक ही मुद्दा होना चाहिए कि हाउ कैन आई डिक्रीज माई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ऑफ एक्वायरिंग दिस डिजीज़। ये 3 चीज़ें हम बोलते हैं इसमें। जब आप मास्क पहनते हैं, अब कोई भी मास्क जो है एब्सोल्युटली परफेक्ट नहीं होता, इसका तरीका होता है पहनने का, कई लोगों को वो नहीं आता। मास्क की एक लाइफ होती है, कई बार लोग उसको पास कर देते हैं। 6 घंटे पहनना होता है, 8 घंटे पहन लेते हैं। कई बार मास्क गीला हो जाता है, तभी लोग पहनते हैं। तो देयर इज़ अ रिस्क इन ऑल दीज 3 वेज। तो ये पैकेज टोटलिटी में है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और साथ में आपका ये हैंड हाइजीन जो है, ये तीनों का पैकेज है। तीनों का कंप्लाइंस करेंगे तो आपका वो जो रिस्क है जो है वो आपका कम हो जाएगा। उसके बाद आती है बात हमारी इम्यूनिटी की। काम भी करना है हमने, सेफ्टी भी रखनी है। सो इम्यूनिटी में हम बात करेंगे तो इम्यूनिटी जैसे कि ऐसी कोई दवाई तो हमारे पास अभी है नहीं है, वैक्सीन तो हमारे पास है नहीं है। तो एक आदमी को जो इन्फेक्शन होगा, वो अगर वहाँ 5 लोग खड़े हैं तो 5 ने उसको अपने अपने हिसाब से उसको डिफेंड करना है। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी वो जल्दी कर लेगा, स्ट्रांगली कर लेगा। जिसकी वीक है वो शायद नहीं कर पाएगा। तो अल्टीमेटली ये आपका अब 3rd डिफेंस आ गया कि आप अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग कीजिए कि अगर आपकी 3 मेथड में से कोई अगर कमी पेशी है भी है तो आपकी बॉडी जो है इमीडिएटली उसको डिफेंड कर लेगी अगर कोई भी रिस्क है तो। हियर लाइज द रोल ऑफ इम्यूनिटी। जैसे कि अगर आप किसी व्यक्ति से मिले हैं जो पॉजिटिव आ गया है, तो आपको अपना टेस्ट कौन सा करवाना है, कब तक करवाना है और आपको कितनी देर तक सिम्टम्स आ सकते हैं? जी हाँ, तो अब हम आते हैं दूसरी बात के ऊपर कि अब हमें एक हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन है कि मैं कल जिस आदमी से मिला था वो आज पॉजिटिव आ गया है, अब मुझे क्या करना है। अब ऐसे केस में जब आप किसी से अगर मिले हैं और वो कन्फर्म पॉजिटिव है और वो आइसोलेशन में चला गया है, तो सबसे पहले आपने यू हैव टू, अगर आप घर जाते हैं, घर में रहते हैं, तो आपने पहले इमीडिएटली घर पे भी मास्क पहनना है जाके, और इमीडिएटली अपने आप को अपनी बाकी फैमिली से अलग कर लेना है। सो दैट इज़ क्वारंटाइन टेक्निकली। तो आपने अपना एक कोशिश कीजिए कि आप एक अच्छे वेंटिलेटेड रूम में शिफ्ट हो जाएं जिसका वॉशरूम अलग से हो। अपना जो भी सामान है उसको सेग्रेट कर लें, अपना खाना पीना वहीं पर रखें और अपने सिम्टम्स के ऊपर ध्यान रखें। बिकॉज टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि अगर वो आप कल आप उससे मिले हो और वो अगर कल पॉजिटिव आया तो आपको भी सेम टाइम पे उसका पता लग जाएगा। टाइम लगता है वायरस के सिम्टम्स आने में। यूजुअली ये टाइम जो है ये 5 दिन का होता है, 5 से 6 दिन का होता है।
सो जो भी टेस्ट करवाना है वो आपको उस आदमी के कंटेक्ट से 5th डे के बाद करवाना है। ठीक है, ये इसका रीज़न ये है कि जो हम वायरस ढूंढते हैं सैंपल में, उस वायरस को उस लेवल में आने के लिए टाइम लगता है, और 5 दिन के बाद में उसमें जो है वो उसमें जो पॉजिटिविटी का चांस है वो बेटर रहता है। अगर आप 5 दिन से पहले करोगे, टेस्ट करवा सकते हो, लेकिन अगर आप करवाओगे तो वो फॉल्स नेगेटिव आएगा। सो दैट विल बी ए रॉन्ग सेंस ऑफ गुडनेस। उसमें क्या होता है कि वायरस तो होता है, लेकिन वो इस लेवल में नहीं होता कि कोई टेस्ट उसको पकड़ पाए। तो इसीलिए ये रैशनल है कि 5 डेज़ के बाद में टेस्ट उसका करवाना चाहिए उस आदमी को, वो भी अपने आप को दिखाने के बाद किसी डॉक्टर को या किसी हेल्थ सेंटर में जाके। और उसके साथ में ही जो आदमी पॉजिटिव आता है कंफर्म्ड, उसको भी एक इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। वो हमारी कॉन्टैक्ट टीम्स पूछती हैं जाके कि उसको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो इन्फेक्शनस जो नेस होती है, जो स्प्रेड करने की जो ये चीज़ होती है, वो भी 3-4 दिन सिम्टम आने से पहले पीक पे रहती है। तो उसको भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि वो पिछले 3-4 दिनों में किन लोगों से मिला है, ताकि वो उनको भी अलर्ट कर दे कि ऐसे ऐसे मैं पॉजिटिव आ गया हूँ, तो आप भी अपना ख्याल रखिए और ज़रूरत पड़े तो आप भी अपने टेस्ट करवाइए। साथ में डॉक्टर साहब, यू हैव बीन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद जितने भी कोरोना वायरस के पेशेंट्स आ रहे हैं, आप ये कोरोना वायरस की जो लड़ाई है ये डायरेक्टली लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों में ये भी घबराहट है कि अगर वो हॉस्पिटल में आएंगे तो नहीं भी पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स पॉजिटिव आ रहे थे, बहुत सारे केसेस हॉस्पिटल से आ रहे थे। तो जो लोग टेस्ट करवाने के लिए भी आना चाहते हैं वो भी झिझकते हैं। आपसे समझना चाहूँगी कि आपने किस तरीके के हाइजीन को फॉलो किया, आपने क्या कुछ किया जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट जो है वो अभी तक कर पाए हैं? देखिए, कोविड-19 की जो जंग है, खासकर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, ये एक टेक्निकल और साइकोलॉजिकल जंग है। इसमें जितना साइंस का योगदान है उतना ही आपकी जो मेंटल विल पावर का रोल है इसमें, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा होना ज़रूरी है। तो हम लोग मुझे लगता है हम मार्च से इस एक्टिव फेज में हमने ज्वाइन किया था इसमें, और मार्च हमारा जो अर्ली मंथ थे दे वर टेरिबल, बिकॉज उस समय रिसोर्सेज, नॉलेज और एक्सपीरियंस और टेक्निकल लिमिटेशंस और कोलैबोरेशन में काफ़ी सारे इश्यूज थे। तो एवरीबडी इन द डिपार्टमेंट, एवरीबडी इन द इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, देयर वाज ए हरकुलिन जॉब विच वाज डन। अब चीज़ें बेहतर हो गई हैं, वो नाउ थिंग्स आर इन स्ट्रीमलाइंड, सिस्टम्स हैव बीन सेट, सो चीज़ें अब बेहतर हैं, स्मूथ चल रही हैं। लेकिन इस पूरे मुहिम में आई थिंक सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो फैमिली करती है, बिकॉज हम लोग यहाँ 12-12, 13-13 घंटे काम करते थे। तो एट द बैक ऑफ द प्लेस पेरेंट्स हो गया, स्पाउस हो गया, माई वाइफ इज़ गायनेकोलॉजिस्ट, सो शी इज़ ऑल्सो वॉज ऑन कोविड-19 ड्यूटीज़। हम दोनों कपल अपने अपने डिपार्टमेंट्स में काम करते थे, और आई थिंक वी बोथ सपोर्टेड ईच अदर। हमारी फैमिली ने सपोर्ट किया, हमारे फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया, और वी टुक केयर ऑफ आवर डाइट एंड जितना भी हो सका हमसे, ऑल्दो इट वॉज अ डिफ़िकल्ट फेज। और अब हम समझ सकते हैं कि ये कोविड-19 खाली एक मरीज़ को नहीं होता, उसकी पूरी फैमिली को होता है। बिकॉज एट द बैक ऑफ द टाइम जो एक आदमी होता है, जब वो पॉजिटिव आता है तो उसकी पूरी फैमिली एक ऐसे साइकोलॉजिकल फेज में जाती है जिसका एक रियलाइजेशन होना बड़ा ज़रूरी है कि हम खाली एक मरीज़ को ठीक नहीं कर रहे हैं, उसकी पूरी फैमिली उसके साथ में है। और अब आपकी बात सही है कि ये जो पॉजिटिव आते हैं उनके जो एक्सपीरियंसेस जो हमने सुने हैं, देखे हैं, तो एक साइकोसिस तो है। बट आई थिंक बहुत जल्दी ही गवर्नमेंट, जैसे कि दिल्ली में, बाकी जगहों पे होम आइसोलेशन की ओर जा रही है, श्रीनगर में भी हो गया है। वेरी सून वी माइट बी मूविंग टूवर्ड्स होम आइसोलेशन, बिकॉज घर के माहौल के अंदर रहना और उसमें रिकवरी करना डेफिनेटली एक कंफर्टेबल और बेटर एक ऑप्शन है। आखिर मैं आपसे समझना चाहूँगी, बहुत सारे लोग वो भी हैं जो जब भी कोई कोविड के ऊपर वीडियो आती है तो वो ज़रूर बोलते हैं कि ये सब फेक है, इट इज़ नॉट वर्स देन अ फ्लू। जैसे आपको नॉर्मल खांसी जुकाम होता है, कोविड हो गया, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप यंग हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, कोविड हो गया, नॉट अ बिग डील। आप उन सब लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हाउ रियल दिस पैंडेमिक इज़ एंड हाउ बिग अ थ्रेट इट इज़? देखिए, जब WHO एक इतनी सीरियस स्टेटमेंट देता है कि दिस इज़ अ पैंडेमिक एंड वी हैव सीन द मोर्टेलिटी, हमने डेथ देखी हैं, हमने मॉर्बिडिटी देखी है, और एक कंट्री में नहीं देखी है, पूरे वर्ल्ड में देखी है।
देयर इज़ नो पॉइंट इन मेकिंग दिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कि ये क्या है. इट्स अ फैक्ट. दिस इज़ अ पेंडेमिक. इट्स किलिंग पीपल. इट्स स्टिल किलिंग पीपल. वी स्टिल हैव नॉट रीच्ड पीक अभी आनी है. केसेस बढ़ रहे हैं अभी भी, बट ठीक है, हमारी रिकवरी पर कुछ अच्छी बातें भी हैं. हमारी रिकवरी रेट 75 के पास पहुंच गया हुआ है, लेकिन हम 30 लाख केसेस भी हो गए हुए हैं. हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर फिर भी डेथ्स हो रही हैं. कोमॉर्बिड अभी भी खतरे में है. अभी भी हमारे स्कूल खुलने हैं, अभी भी हमारी इंडस्ट्री खुलनी है, अभी भी हमारा ट्रेवल्स, हमारा टूरिज़्म खुलना है. तो चैलेंजेस बड़े हैं. अभी दिल्ली दूर है, और जो भी एडवाइजरीज हैं अभी उनका पूरी तरह से फॉलो कीजिए. दिस इज़ अ सीरियस मैटर एंड इट शुड बी a collective responsibility of a individual, a household, a city and country. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. आपने साफ तौर पर सुना कि केवल इसलिए कि अभी मौतें इतनी नहीं हो रही और रिकवरी रेट अच्छा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस बीमारी को सीरियसली ना लें. जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तभी निकलें जब कोई ज़रूरी काम हो. अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आ जाते हैं जो कोविड पॉजिटिव है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके ऊपर केवल अपनी जिम्मेदारी नहीं, आपके पूरे परिवार की जिम्मेदारी है. क्योंकि अगर आप ठीक ठाक हैं, आपको लगता है कि आप इन्फेक्ट हो भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपके परिवार में कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो उस बीमारी की वजह से जो है जिसकी जान जोखिम में जा सकती है. सब चीज़ों को ध्यान में रखें और समझें कि किस तरीके से कोविड-19 के साथ लड़ाई लड़नी है. मुझे दीजिए इजाज़त. देखते रहें स्ट्रेट लाइन.